बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेपाल दुनिया का वाहिद इकलौता हिंदू रिपब्लिक एक दौर में हुआ करता था। नेपाल की जो अक्सर आबादी है वो हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और इंडिया के जो नेपाल के साथ टाइज रहे हैं वो रिलीजियस किस्म के ज़्यादा रहे हैं। इंडियंस शुरू से लेकर ये क्लेम करते रहते थे कि रोटी बेटी का रिश्ता है, एक जैसा कल्चर है, एक जैसा मज़हब है, तो इसीलिए नेपाल को हमारे जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में रहना चाहिए। लेकिन वहाँ जब किंग के ख़िलाफ़ बगावतें हुई, जो बगावतें कम्युनिस्ट जो वहाँ के थे, माओइस्ट मोस्टली, वो पेश थे, आगे थे और उन्होंने किंग को धपड़दूस किया वहाँ पर और इनकलाब एक तरह से लेकर आ गए और सैकड़ों साल पुरानी जो किंगडम था वहाँ पर उसको धपड़दूस उन्होंने किया। उसके बाद नेपाल की पॉलिटिक्स में एक हमें नई चीज़ नज़र आई, एक तब्दीली नज़र आई और वहाँ पर डेमोक्रेसी एक तरह से आ गई। अब जब वहाँ पर डेमोक्रेसी आई तो इंडिया का इन्फ्लुएंस इस वजह से फिर थोड़ा सा डाउन होना शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो पुराने प्लेयर्स थे ना, बुढ़े बाबे, उनका इन्फ्लुएंस स्लोली किंग के जाने के बाद कम होता चला गया, इलीट जिसको आप कहते हैं, और उसकी जगह नए प्लेयर्स ने लेना शुरू की। और वो जो नए प्लेयर्स हैं वो मोस्टली प्रो चाइना हैं, कम्युनिस्ट हैं वहाँ के। इसी वजह से ये जो रिसेंट गवर्नमेंट बनी है जिसमें दो टॉप की कम्युनिस्ट पार्टीज ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, पुष्पा कमाल दहल और केपी ओली शर्मा, अब ये पार्टियां रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं कर रही होती, इनकी पॉलिटिक्स का पैटर्न डिफरेंट है। तो इस वजह से इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो इस नई गवर्नमेंट के आने के बाद थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ है। और डेक्कन हेराल्ड ने जब ये गवर्नमेंट बनी थी तो उन्होंने लिखा था कि नेपाल गवर्नमेंट फॉर्मेशन इंडिया ब्लाइंड साइडेड, India's interests in Nepal can no longer be driven by religious, cultural and familial ties as the old political elite is fast dwindling। अच्छा, पहले वाला जो सिस्टम था ना थोड़ा सा इनफॉर्मल था। इनफॉर्मल इन अ सेंस के एक होता है ना, एक स्टेट होती है, स्टेट की मिनिस्ट्रियां होती हैं, मिनिस्ट्रीज जो हैं वो प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रही होती हैं, यानी इदारे जो हैं वो इंडिविजुअल से अलग होते हैं। जहाँ पर प्रोफेशनल तरीका होता है वहाँ पर इदारों और इंडिविजुअल्स में फ़र्क होता है। जहाँ पर इनफॉर्मल तरीका होता है ना वहाँ फैमिलीज रूल कर रही होती हैं और अब कभी भी वो अच्छी जमहूरियतें नहीं होती, अच्छी डेमोक्रेसीज नहीं होती। जहाँ पर फैमिलीज और इंडिविजुअल्स जो है वो इदारों से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो कभी भी अच्छी जमहूरियतें नहीं होती। नेपाल के अंदर बहुत सारी ऐसी फैमिलीज रही हैं ट्रेडिशनली जिनके इंडिया के साथ ज़ाती ताल्लुकात, पर्सनल जो रिलेशन है वो बेहतर रहे हैं। इंडिया के पॉलिटिशियंस के साथ, इंडिया के डीप स्टेट एक्टर्स के साथ उन फैमिलीज़ के टाइज अच्छे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज रही हैं, इलीट है ये नेपाल का। अब उनका असर जो है वो नए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में डाउन हुआ है और उनके असर के डाउन होने की वजह से इंडिया भी डाउन हुआ है और चाइना वहाँ पे थोड़ा सा उभर के सामने आया है। पास्ट की निस्बत अब चाइना वहाँ पर बड़ा प्लेयर है। लेकिन अब इसके चलते खबरें ये आ रही हैं कि इंडिया इज स्ट्राइकिंग बैक और इंडिया कहते हैं ना चीट टू विन वाली पॉलिसी अडॉप्ट उन्होंने की हुई है। चीट टू विन वाली पॉलिसी इन अ सेंस कि उन्होंने दोबारा से वहाँ पर जो रिलीजियस एक्टर्स हैं उनको एक्टिवेट किया हुआ है और उनके जरिए दोबारा से वो एक हिंदू किंगडम बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया वहाँ पे। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि कॉज ग्रो फॉर नेपाल टू डिच सेक्युलरिज्म एज इंडिया द रूलिंग बीजेपी पुशेज इट्स हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा। इस हरकत के पीछे भी बीजेपी आपको नजर आती है, हिंदुत्व नजर आता है। वो फाइनेंसिंग कर रहे हैं, वो पैसे दे रहे हैं, वो वहां पर प्रो किंगडम मुजाहरे करवा रहे हैं और वो वहां पर अपनी सी कोशिश कर रहे हैं रिजीम चेंज के हवाले से, क्योंकि मौजूदा सेटअप के अंदर उनकी जगह नहीं बन रही। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट मजीद रिपोर्ट करता है कि नेपाल से पॉलिटिक्स इज विटनेसिंग अ साइलेंट चेंज। गैर महसूस तरीके से, खामोशी के साथ दुनिया तब्दील हो रही है वहां पे। द इमर्जेंस ऑफ हिंदू नेशनलिज्म एंड डिमांड्स दैट द कंट्री बिकम अ हिंदू स्टेट वंस अगेन। सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट से
Hindu nationalist outfits with links to Modi's Bharatiya Janata Party are funding the movement, according to a US report. और पिछले दिनों वो जो पुराना किंग था जिनको निकाला गया था और धड़न तख्ता किया गया था, वो भी कहीं से तुलू हुए थे पिछले दिनों, और खामोशी के साथ माना यह जा रहा है कि इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको एक काम के ऊपर लगा दिया गया है कि आपने ये चीज़ हमें हासिल करके देनी है कि दोबारा पुराना सिस्टम वहाँ पर लेकर आ जाए. दिस न्यू सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग फॉर अस. कहते हैं कि नेपाल से फॉर्मर किंग ज्ञानेंद्र शाह मेड अ रेयर पब्लिक अपीयरेंस अर्लियर दिस ईयर इन हिमालयन नेशंस झप्पा डिस्ट्रिक्ट to launch a movement to change the country's secular constitution and reinstate its identity as a Hindu kingdom. कितनी अफसोस की बात है और शर्म की बात है. एक बंदा मूवमेंट क्या स्टार्ट कर रहा है कि मुझे अपना आका मान लो, मैं तुम्हारा किंग हूं और मुझे जो है ना आप सबके ऊपर मैं हूं, और बेच रहा है वो इस थ्योरी को मजहबी आड़ में. अब हिंदुइज्म में भी कोई इस तरह किंगडम का कॉन्सेप्ट नहीं है. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. कोई हिंदुइज्म में कोई किस तरह से रूल करना चाहिए सोसाइटी के ऊपर या हुकूमत किस तरह की हो, ऑफिशियली किसी भी आपको ना पुराणाज में, ना आपको भगवत गीता में, ना आपको रामायण में, कहीं पर भी आपको इस तरह नहीं नजर आता कि स्टेट इस तरह से रन करनी चाहिए. ये आपको चीजें नजर नहीं आती. यानी डेमोक्रेसी जो है या ये जो मौजूदा सिस्टम है वहां पर, इट्स नॉट एंटी हिंदू, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन बहरहाल वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उभार के तो वहां पर दोबारा से रिजीम चेंज करने की कोशिशें की जा रही हैं. और इसी को साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कहता है कि थाउजेंड्स ऑफ नेपालीज गैदर्ड एट फेब्रुअरी इवेंट टू बैक द कॉज विद सेवरल मार्चेस अकरिंग अक्रॉस द कंट्री सिंस. नाउ ये जितनी भी मूवमेंट है ना, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये खुद ब खुद नहीं हो रही. इसको पीछे से बूट पड़ रहा है, इंडिया से एक बूट पड़ रहा है, और ये उस बूट का नतीजा है कि आपको ये छोटे बड़े मुजाहरे नेपाल के मुख्तलिफ इलाकों में होते हुए आए दिन नजर आते हैं. क्या ये सक्सेसफुल होंगे? आई डोंट थिंक सो. पिछले दिनों हमने देखा हांगकांग के अंदर कलर रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की गई थी. उसके पीछे CIA था. CIA जो है वो रॉ से कई गुना बड़ी फोर्स है. उन्होंने वहां पर एक कोशिश की थी कि एंटी चाइना कोई सेटअप लाया जाए वहां पर, और डू यू नो कि उन्होंने कितने पैसे वहां पर वेस्ट किए थे? जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि 20 अरब डॉलर से ज्यादा CIA ने वहां पर जो है वो झोंके थे, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई. यहाँ पर भी इस तरह मुजाहरे करवाने से और इस तरीके से मार्चेस करवाने से कोई रिजीम चेंज नहीं होती. ये जो इस वक्त आप जमहूरियत देख रहे हैं, इसके पीछे कई डेकेड्स की इंसर्जेंसी रही है. आपको पता है इंसर्जेंसी भी थी वहां पर. ये पुष्पा कमाल दहल भी किसी दौर में गुरिल्ला फाइटर रहा है, खुद भी जंगलों के अंदर इनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजरा, और इनकी सारी स्ट्रगल इसी बात पे थी कि हम इंसान है, कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि कोई ऊपर बैठा हुआ शख्स खुद को किंग बोले और उसकी मर्जी से इतने करोड़ों लोग नेपाल के जो है वो हाँ बोले तो सारे हाँ बोले, वो ना बोले तो सारे ना बोले. इस तरह नहीं होता. पब्लिक की जो रूल है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए. तो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल के बाद उन्होंने ये सिस्टम लाया हुआ है. वहाँ के जो सेक्युलर फोर्सेस हैं, इतना आसानी के साथ उन्होंने जाने नहीं देना इसको. और जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस भी यहाँ पर बहुत सारी हैं. चाइनीज भी किसी सूरत इसके हक में नहीं होंगे कि वहाँ कोई प्रो इंडिया किंगडम आ जाए, कोई किंग साहब आ जाए वो नेपाल को बिल्कुल इंडिया की स्टेट बना दे. वो चाइनीज भी नहीं चाहेंगे. तो ये जो अटेम्प्ट्स है ना, आई थिंक इनका कोई फ्यूचर नहीं है. अगर मोदी साहब ये समझते हैं कि वो इस तरह करने में कामयाब हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से पैसे वेस्ट होंगे इंडिया के. लेकिन वो जो किंगडम वाली उनकी कोशिश है कि दोबारा से किंगडम लाया जाए, मेरे ख्याल से वो तीर कमान से निकल चुका है. दोबारा इसमें वापस वो डाल नहीं सकते. किंगडम नेपाल में दोबारा आना काफी मुश्किल है.